2-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो एक्ट का एक केस डिसाइड किया है। आज की वीडियो उसी केस पर आधारित है और उसके बारे में हम 2-3 बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि ये बातें आपके दैनिक प्रैक्टिस में भी रोजाना आपके सामने आती हैं। पहला पॉइंट इसमें रहेगा, यदि आरोपी किसी माइनर विक्टिम से शादी कर ले तो वह विक्टिम मेजर होने के बाद भी यदि उसी शादी में रहना चाहे तो कानून की स्थिति क्या होगी। दूसरी बात, क्या किशोरों के प्रेम संबंधों के मद्देनजर वर्तमान पोक्सो एक्ट में कोई एक्सेप्शन बनाया जाना चाहिए? सरकार को या कोर्ट को क्या इस पर कोई कदम उठाना चाहिए? तीसरी बात है, क्या कानून को मानवीय सरोकारों के साथ लागू किया जाना चाहिए, जिसमें भावनाओं का, रिश्तेदारियों का, इन सब का ध्यान रखा जाए, या मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं को कानून में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए? इस केस में पीड़िता एक 14 साल की लड़की थी। 29 मई 2018 को पीड़िता की मां ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी कि पीड़िता 20 मई 2018 से लापता थी। आरोप यह था कि लगभग 25 साल के आरोपी ने अपनी दोनों बहनों की मदद से पीड़िता को फुसलाकर उसको भगा लिया था। पीड़िता ने शादी के बाद एक लड़की शिशु को जन्म दिया था, जिसका जैविक पिता आरोपी ही था। 19/12/2021 में 18 से 21 आप समय देखिए कितना हो गया है। 19/12/2021 को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 27 जनवरी 2022 को आरोपी के खिलाफ पुलिस ने सेक्शन 363, 366 आईपीसी तथा सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट के तहत एक चार्जशीट फाइल की। पीड़िता ने ट्रायल कोर्ट के सामने आकर गवाही दी कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था। उसके बाद उसने आरोपी के साथ शादी करके उसके साथ रहना शुरू कर दिया था। इससे एक फीमेल बच्चा पैदा हुआ था। बीच में कुछ समय के लिए वह नारी होम जैसी किसी संस्था में रही थी, लेकिन वास्तव में उसका पूरा रहना सहना ही उसके पति के साथ उसके घर में ही हो रहा था। बच्चे का डीएनए एनालिसिस किया गया तो उससे पता लगा कि यह बालक तो आरोपी का ही है। तो इस प्रकार से मेडिकल एविडेंस इस केस में पूरा व कंप्लीट दिखाई दे रहा था। इसी से पोक्सो के स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसको सजा सुना दी थी। सजा के खिलाफ आरोपी हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने कहा कि कम उम्र लोगों के आपसी संबंधों को क्रिमिनलाइज करना पोक्सो एक्ट का उद्देश्य नहीं है, बल्कि पोक्सो एक्ट का उद्देश्य तो अपराधियों के द्वारा लड़की बच्चों को यौन शोषण से बचाना है। यहाँ लड़की की मां ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। यदि आरोपी को जेल भेजा गया तो ऐसे में वह पीड़िता और उसका शिशु दोनों भूख से मरने की नौबत उनकी आ जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा किशोरों के प्रेम संबंधों वाले मामलों में पोक्सो एक्ट के भीतर एक एक्सेप्शन क्लोज बना दिया जाना चाहिए, जिससे उनके ऊपर ये क्रिमिनल केस ना चल सके। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। सरकार ने फैसले के खिलाफ अपील की तो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। आज के इस केस का नाम है इन री राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंट्स सुओ मोटो रिट पिटीशन नंबर 3 ऑफ 2023, जिसे क्रिमिनल अपील नंबर 1451 ऑफ 2024 के साथ सुना गया था और इसे जस्टिस अभय एसओ का और जस्टिस उज्जवल भोयान की बेंच ने 20 अगस्त 2024 को डिसाइड किया था। हमारा मेंबर बनने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर जाकर मेंबरशिप फीस देनी होती है। आपकी मेंबरशिप आजीवन होती है। फीस देने के बाद जब आप फीस का स्क्रीनशॉट हमें भेज देते हो तो हम आपसे नाम, पता वगैरह और केस के दस्तावेज वगैरह की जानकारी लेते हैं। उसके बाद हमारे टीम एडवोकेट्स आपको एक फ्री यानी मुफ्त प्राइमरी कंसल्टेशन देते हैं। आपके केस की कानूनी स्थिति आपको समझाते हैं और हमारे व आपके सहयोग का कारवां आगे चल निकलता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पोक्सो एक्ट और इसके साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। इस वर्तमान मामले में राज्य सरकार, जो कि पश्चिमी बंगाल की सरकार थी, अपने कर्तव्य का पालन करने में सुप्रीम कोर्ट को असफल दिखाई दे रही थी। दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोक्सो एक्ट के सेक्शन 19 सब सेक्शन 6 के मुताबिक किसी भी अपराध की सूचना अपराध होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित अथॉरिटीज को दे दी जानी चाहिए।
तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि हाई कोर्ट का यह सुझाव कि किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को शोषणहीन संबंध मानते हुए पोक्सो एक्ट में एक एक्सेप्शन बना दिया जाना चाहिए, यह बिल्कुल गलत बात है और कानून में यह चलने वाली स्थिति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 19 पार्ट 6 पोक्सो एक्ट के मुताबिक ऐसे अपराध की सूचना मिलने के 24 घंटों के अंदर अंदर पुलिस के द्वारा स्पेशल कोर्ट तथा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जिसे हम CWC भी कहते हैं, उनको सूचित किया जाना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि जिस स्थिति में बालक को उसी व्यक्ति के साथ रहना पड़े जिसने उसे इंज्योर किया हो, एक्सप्लॉइट किया हो या अब्यूज किया हो, तो वह बालक चाइल्ड इन नीड कहलाता है, जरूरतमंद बालक कहलाता है। जैसे इस केस में पीड़िता उसी व्यक्ति के साथ रह रही थी जिसने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे और फिर विवाह किया था। आगे उन्होंने बताया कि ऐसे जरूरतमंद बालक की, चाइल्ड इन नीड की केयर, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन की जिम्मेदारी CWC की होती है और सेक्शन 29 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतर्गत यह किया जाता है। अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने आगे बताया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सेक्शन 29 में पावर्स ऑफ कमेटी दी गई हैं, उनको विस्तार से बताया गया है। सेक्शन 30 में इस कमेटी के, कौन सी कमेटी के? CWC के, इस कमेटी के फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उसके कार्यों और जिम्मेदारियों को भी बताया गया है। सेक्शन 36 में CWC के द्वारा की जाने वाली इंक्वायरी की प्रोसीजर क्या होगी, यह भी बताया गया है। इसके बाद इंक्वायरी के बाद जब उस बच्चे को रिहेबिलिटेट करने की बात आएगी तो सेक्शन 39 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन ऑफ द चाइल्ड इन नीड की भी वहां तरकीब बताई गई। इसके बाद अंत में सेक्शन 46 के ऊपर उन्होंने बात की। सेक्शन 46 में जो सारा प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद उसे सामाजिक इंटीग्रेशन दोबारा से कैसे किया जाएगा, उसकी आफ्टर केयर कैसे होगी, यह बात सेक्शन 46 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बताई गई है। इन सब प्रावधानों के बारे में कोर्ट का कहना था कि ये प्रावधान बालकों के हितों की रक्षा के लिए होते हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर इनका उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले भी अपने पुराने निर्णयों में यह कहा है कि रेप, मर्डर जैसे गंभीर अपराधों में या PC एक्ट के अपराधों में, जैसे इनमें मोरल टर्पिट्यूड होता है, ऐसे केसेस में पार्टीज के बीच होने वाले समझौते को मान्यता नहीं दी जा सकती। यह समाज के खिलाफ एक अपराध होता है, यह एक नॉन कंपाउंडेबल किस्म का अपराध होता है। पार्टीज की सहमति से इसमें अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता है। हम माने सुप्रीम कोर्ट, हम इस केस में पार्टीज के बीच होने वाले समझौते को मान्यता देकर इस केस को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहना यह था कि पीड़िता और आरोपी ने पति पत्नी का रूप धर के एक समझौता कर लिया है, तो हम इस समझौते को मान्यता नहीं दे सकते हैं। सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट का अपराध एक नॉन कंपाउंडेबल अपराध है और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय में अनेक अप्रासंगिक बातें लिखी हुई हैं। इसमें आधारहीन कानूनी सिद्धांतों को शुरू करने की कोशिश की गई है। हाई कोर्ट ने नॉन एक्सप्लॉइटिव सेक्सुअल एक्ट्स अर्थात शोषण विहीन यौन संबंधों की बात की है। इसके अलावा उन्होंने ओल्डर एडोलेसेंट्स यानी कि परिपक्व किशोरों की बात भी की है, जिनका पोक्सो एक्ट में कोई स्थान नहीं डिफाइन किया गया है। हाईकोर्ट ने आर्टिकल 226, 227 तथा सेक्शन 482 CRPC के तहत आरोपी को बरी करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है और इसे कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को बिल्कुल गैरवाजिब ठहरा दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आरोपी को पुनः 376 2N और 376 3 IPC तथा सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट का दोषी दोबारा ठहराता है और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 14 साल उम्र की पीड़िता शारीरिक संबंधों के लिए कोई कानूनी सहमति नहीं दे सकती है, तो उसने कोई सहमति दी भी होगी तो उसका कोई कानूनी अर्थ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2012 के एक केस ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी कहा था कि रेप जैसे गंभीर अपराधों को आपसी सेटलमेंट के आधार पर कभी भी क्वैश नहीं किया जा सकता है। आरोपी का अपराध गंभीर है जिससे आंखें नहीं चुराई जा सकती हैं। हमें ऐसा लगता है कि यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तथा इस आधार पर यह कानून की अंतिम व्याख्या है।
यह सभी को माननी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय इस देश का कानून होता है। दूसरी ओर हम और आप सब कानून के विद्यार्थी हैं। कानून के बारे में सोचना, उसकी परिस्थितियों पर सवाल उठाना हम विद्यार्थियों का काम है। बचपन में आपने अमिताभ बच्चन की वह फिल्म देखी होगी जिसमें किसी ने बालक अमिताभ के हाथ पर लिखवा दिया था कि मेरा बाप चोर है। उस बालक की सारी उम्र गुजर गई हाथ पर लिखी गई उस एक लाइन से छुटकारा पाने में। पूरा जीवन उसका तबाह हो गया। इतना बड़ा जजमेंट लिखा गया, क्या किसी ने एक पल के लिए भी सोचा कि इस केस में पीड़िता के शिशु बालिका के माथे पर लिखा हुआ जो साइन बोर्ड है, इसके साथ वह जीवन भर क्या करने वाला है? जब भी समाज में शिशु की ओर इशारा किया जाएगा तो यही कहा जाएगा कि यह वह शिशु है या वह बालिका है जिसका पिता इसकी माता के ऊपर रेप करने का कारावास भोग रहा है। इस शिशु को उस अपराध की सजा मिलने वाली है जो उसने कभी किया नहीं। हमें ऐसा लगता है कि यह जो जजमेंट है एक ऐसा जजमेंट है जैसे किसी सॉफ्टवेयर आउटपुट से इसको बना दिया गया हो, और ऐसा लगता है कि इन सॉफ्टवेयर्स को भी एआई टूल्स की सहायता से बनाया गया है जिसमें मानवीय सरोकारों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। यह हम सब लोगों के हाथ में, उस बालिका के हाथ में, उस पीड़िता के हाथ में थमा दिया गया है और यह कहा गया है कि संपूर्ण न्याय किया जा चुका है। इससे ऊपर और इससे बेहतर न्याय न किया जा सकता है और न ही सोचा जा सकता है। लेकिन हमारे भीतर से आवाज आती है, क्या वास्तव में संपूर्ण न्याय हुआ है? हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूट्रिक्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या एफएसएल एक्सपर्ट्स, और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि आईओ। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है, जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।